मुझे आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर यह कार्यशाला नियोजित है और विशेष रूप से भाषा एवं साहित्य शिक्षण के आयामों पर इसे केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा आयाम है और उसमें से भाषा एवं साहित्य के शिक्षण पर केंद्रित यह कार्यशाला आयोजित की गई है। मैं कोशिश करूंगा कि इस कार्यशाला के लिए जो उपयुक्त बातचीत है, जो चर्चा है, जो विचार हैं, जो सुझाव हैं और जो कार्यान्वयन के लिए हमें रास्ते तलाशने हैं, क्योंकि शिक्षा नीति में भी इसका जिक्र है कि पूर्व की शिक्षा नीतियों के बारे में ये कहा गया है कि उनका कार्यान्वयन समुचित रूप से नहीं हो पाया और यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसके कार्यान्वयन पर सरकार का बहुत जोर है। माननीय शिक्षा मंत्री अभी कुछ दिनों पहले हमारे गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में पधारे थे और वहाँ पर भी उन्होंने हम सब से ये अपील की, हम सब जो उच्चतर शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब से उन्होंने अपील की कि हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेटर एंड स्पिरिट में लागू करने की योजनाएं बनाएं और योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, सूत्रबद्ध होकर, इकट्ठे होकर हम काम करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसे कि इस पद से ही जाहिर है कि हम एक ऐसी शिक्षा नीति पर चर्चा कर रहे हैं जो राष्ट्रीय है और यहाँ पर जब हम राष्ट्रीय की बात करते हैं तो हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी अपनी प्राचीन सभ्यता है, हजारों वर्षों के ग्रहण एवं त्याग से पोषित परंपराएं हैं, समृद्ध राजनीतिक विरासत है, सामासिक संस्कृति है, आध्यात्मिक चेतना है, साझी स्मृतियां हैं, आख्यान परंपरा है, महाकाव्य हैं और साहित्य शास्त्र हैं और भारतीय भाषाओं का साझापन है जो एक राष्ट्र के निर्माण के बहुत महत्वपूर्ण घटक के रूप में हमारे बीच हैं। और इन सब को समाहित करके जब किसी शिक्षा नीति की बात होगी तो वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाएगी। राष्ट्रीय का आशय यहाँ पर न तो भौगोलिक विस्तार है, न तो इसके अखिल भारतीय स्वरूप का संकेत है, अपितु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसी शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करती है जो भारतीय मूल्यों से विकसित हुई है, जो छात्रों में विचार, व्यवहार, बुद्धि, आचरण, ज्ञान, कौशल के स्तर पर भारतीय होने का गर्व भरे, संवैधानिक मूल्यों, दायित्वों के निर्वहन के प्रति सजग बनाए, मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील विश्व नागरिक के निर्माण और भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति बनाने में सहायक हो। ध्यान दीजिए कि यह जो नई शताब्दी है यह ज्ञान की शताब्दी है और ज्ञान की शताब्दी में अगर भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराना है तो एक ऐसी समेकित सामासिक शिक्षा नीति की हमें आवश्यकता है जिसके द्वारा हम इस देश को वह गौरव, वह प्रतिष्ठा दिला सके जिसका वह अभिलाषी है, जिसका वह एक तरह से उचित दावेदार भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करते हुए 3 महत्वपूर्ण बिंदु उभरते हैं जो मेरे इस वक्तव्य के केंद्र में होंगे और वो जो 3 बिंदु हैं उनमें पहली बात यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी कुछ विशिष्ट क्षमताएं होती हैं और उसकी इस विशिष्ट क्षमता की पहचान करना ये बुनियादी प्रश्न होता है किसी भी शिक्षक, शैक्षिक संस्थान या किसी शिक्षा नीति के लिए कि वह ऐसी स्थिति बनाए जहाँ पर एक विद्यार्थी और एक विद्यार्थी जो अपने आप में यूनिक है उसकी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं की पहचान हो सके, उसकी प्रतिष्ठा की जा सके, उसका विकास हो सके। और यह तब होता है जब हम
उस विद्यार्थी को अवधारणात्मक स्तर पर समझाने और समझने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पहली बात, यह जो विशिष्ट क्षमता की पहचान है, इस पहचान में भाषा की बहुत बड़ी भूमिका होती है, भाषा की महती भूमिका है। और इसी कारण से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा पर विशेष जोर दिया गया है, बल दिया गया है। दूसरी चीज़ जो मैं अपने व्याख्यान में केंद्रित करने का प्रयास करूंगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है, वह है बहुविषयकता। बहुविषयकता यानी कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक आदि जो विद्या शाखाएं हैं, इनके बीच जो एक ऊंची दीवार बरसों से खड़ी कर दी गई थी, एक ऐसी दीवार जिसमें कोई खिड़की और कोई दरवाजे की संभावना नहीं थी, उस दीवार को जो अलंघ्य बना दिया गया था, उसे अब हटा दिया गया है, हटा दिए जाने की प्रस्तावना की गई है। यानी विषयों के बीच दीवार खड़ी करने से बचने की कोशिश की गई है और इस तरह से एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से शिक्षा को देखने का सुझाव दिया गया है, जहाँ पर कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियांत्रिकी और जो तमाम व्यावसायिक और जो स्किल से संबंधित जो पाठ्यक्रम हैं, जो कौशल से संबंधित प्रशिक्षण हैं, उन सब को समेकित करने का प्रयास किया गया है। और तीसरी बात जो इसमें जोड़ी गई है और जो मुझे अपने व्याख्यान के लिए उपयुक्त लगी, वह है बहुभाषिकता। इसकी संकल्पना में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने का विचार स्थान स्थान पर व्यक्त किया गया है। भाषा की शक्ति को पहचानना और उसे निरंतर प्रोत्साहित करना, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूलभूत संकल्पना है। और इसी को ध्यान में रखकर मैंने अपना विषय निर्धारित किया कि मैं बहुभाषिकता और भाषा पर बात करूं। मैं बात करूं कि इस बहुविषयकता के अपनाए जाने से भाषा के लिए जो नए द्वार खुलेंगे, भाषा की संभावनाओं का जो आसमान विस्तृत होगा, उसको हम भाषा और साहित्य के शिक्षण से जुड़े हुए लोग, भाषा और साहित्य शिक्षण से जुड़े हुए विभाग, संस्थान और हमारे जो पितृ संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, वे अपनी भूमिका का समुचित आकलन करें और उसके निर्वहन के लिए कृत संकल्प हों। महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, और इसका बहुआयामी अर्थ है। और उसी अर्थ को विस्तार देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय भाषाओं का आधार लिए बिना, राष्ट्रीय शिक्षा का माध्यम राष्ट्रीय भाषाओं को बनाए बिना राष्ट्रीय शिक्षा की कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नीति निर्माताओं ने बहुत खुले मन से भारतीय भाषाओं को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए और शिक्षा में उसकी भूमिका को रेखांकित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ध्यान रखें कि जब हम भारत के गौरव की बात करते हैं, भारत की प्राचीन उपलब्धियों की बात करते हैं, तो हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये सारी जो उपलब्धियां हमने एक दौर में अर्जित की थीं, स्वाभाविक रूप से उस समय वह भारत की ही भाषा में अर्जित हुई थी। भारत की ही भाषा में हमने दुनिया को वे नवोन्मेष दिए थे। आज भी वह संभावना बनी हुई है कि यदि हमारे विद्यार्थी अपनी भाषा में, भारतीय भाषाओं में
शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित ही उनका जो विकास होगा, उनकी मौलिक प्रतिभा में जो निखार आएगा, उनके ज्ञान में जो वृद्धि होगी, जो विकास होगा, वह भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने में, ज्ञान की महाशक्ति बनाने में मददगार होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुल 27 अध्यायों में अध्याय 4 और अध्याय 22 में भाषाओं पर संकल्प व्यक्त हुआ है। किसी एक भाषा पर नहीं, भारतीय भाषाओं पर, और स्थान स्थान पर कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस, शास्त्रीय भाषाओं का जिक्र किया गया है। जहाँ तक 8वीं अनुसूची में शामिल अनेक भाषाएं हैं, उनमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केवल शास्त्रीय भाषाओं का जिक्र हुआ है। बाकी अन्य स्थानों पर घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा पदों का प्रयोग हुआ है। यानी शुरू से ही एक कोशिश की गई है कि किसी एक भाषा का उल्लेख करके किसी भी तरह की विवाद की स्थिति से बचा जाए, और यही वो जगह है जहाँ पर हमें एक सहमति, एक संगति के साथ आगे विचार करना होगा, बढ़ना होगा। कहा गया है कि जो शिक्षा का माध्यम हो वह घर की भाषा हो, मातृभाषा हो, स्थानीय भाषा हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, और इतना लचीलापन रखा गया है कि कम से कम ये भाषाएं संवाद की भाषा अवश्य हों। यानी कक्षा में संवाद की भाषा के तौर पर घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा अपनाई जाए, जिससे विद्यार्थी अवधारणात्मक स्तर पर अपनी भाषा से जुड़ सके, अपनी भाषा के माध्यम से जुड़ सके। एक जो और बात यहाँ पर जोड़ी गई है, जो पिछली शिक्षा नीति में भी और समय समय पर जिसकी चर्चा होती रही है, वह है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र को जारी रखने और उसे थोड़ा और लचीला बनाने की कोशिश की गई है, और यह बार बार प्रयत्न रहा है कि किसी पर कोई भाषा थोपी न जाए। लेकिन यह प्रावधान किया गया है कि त्रिभाषा फार्मूले में के तहत 3 में से 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं हों, 3 में से 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं हों, और ग्रेड 6, 6 और 7 में 3 में से आप 2 भाषाएं जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा को बदल भी सकते हैं। यानी एक भारतीय भाषा माध्यमिक स्तर तक होना ज़रूरी है, यानी माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक एक भारतीय भाषा का साहित्य के स्तर तक ज्ञान प्राप्त कर लेना है। अगर आप 2 राष्ट्रीय भाषा का, भारतीय भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यह त्रिभाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संकेत है, और यहीं पर हम इस पर भी विचार करें कि क्या हम सभी ने, खास करके उत्तर भारत के हिंदी क्षेत्र के राज्यों ने, त्रिभाषा की जो कल्पना प्रस्तुत की गई, उसके पीछे जो दर्शन और जो समावेशिकता की भावना व्यक्त की गई है, क्या उसे हम लोगों ने सही अर्थों में समझा है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात, भाषा अलग अलग होकर भी किस तरह से भारत की भावात्मक एकता की वो धुरी बन सकती है, इसका भी जिक्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस रूप में किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, भारत की भाषाओं का एक रोचक मज़ेदार प्रोजेक्ट प्रकल्प गतिविधि में भाग लेना होगा। कक्षा 6 से 8 के दौरान विद्यार्थी इस तरह के प्रकल्प में वह भाग लेगा,
जिससे वह भारत की एकता, उसकी सुंदर सांस्कृतिक विरासत और उसकी जो विविधता है, उस विविधता को जो जोड़ने वाली भावात्मक और भाषिक एकता है, उसको वह बेहतर तरीके से समझ सके। और यहीं पर एक बात और जोड़ी गई है, वो ये कि संस्कृत को यहाँ विशेष रूप से महत्व प्रदान किया गया है और यह प्रस्तावित किया गया है कि संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्य धारा के विकल्प के रूप में पेश किया जाए। और मैं इसे थोड़ा और विस्तृत करके देखता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि एक समय में संस्कृत ने जिस भूमिका को अपनाया था, इस देश की सांस्कृतिक, भावात्मक और साहित्यिक एकता को स्वरूप देने में कुछ वैसी ही भूमिका आज हिंदी प्राप्त कर चुकी है। तो एक तरह से आज हिंदी भाषा संस्कृत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विरासत के निर्वहन में पूर्ण सक्षम हो चुकी है। तो मुझे एक ध्वनि जो इस प्रस्तावना में आती है वह यह कि हम यहाँ पर कैसे संस्कृत को और संस्कृत के साथ ही हिंदी के लिए, हिंदी भाषा के समृद्धि के लिए और उसके विकास के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। और यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने संस्कृत के साथ भारतीय भाषाओं और भारतीय भाषाओं में हिंदी को जो अवसर प्रदान किया है, उस अवसर को हम सही रूप में इस्तेमाल करके भारतीय भाषाओं को, संस्कृत को और हिंदी को समृद्ध कर सकते हैं। इस क्रम में शास्त्रीय भाषाओं का जिक्र किया गया है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी, प्राकृत, इनके अध्ययन में लोगों की रुचि बढ़ाने के प्रयत्नों की बात की गई है और शास्त्रीय भाषाओं से जुड़े साहित्य को कम से कम 2 साल सीखने का एक विकल्प भी प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ अध्याय 22 में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिनमें मुख्य रूप से भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई है। वे भाषाएं जो लुप्त प्राय हैं, वे संस्कृतियां जो ऐसी लुप्त प्राय भाषाओं का से जीवंत रही हैं, इन भाषाओं के संरक्षण के माध्यम से उन संस्कृतियों के संरक्षण के प्रयास की बात कही गई है। स्थान स्थान पर, जैसा मैंने आरंभ में कहा, कि जहाँ तक संभव हो मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षण का जिक्र पूरे दस्तावेज में अनेक जगहों पर किया गया है। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में भी मातृभाषा और स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में और एक तरह से द्विभाषी पाठ्यक्रम बनाने और शिक्षा देने पर बल दिया गया है। संस्कृत को मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी स्थान स्थान पर मिलती है और पाली, फारसी और प्राकृत भाषा के राष्ट्रीय संस्थान बनाए जाने की बात भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में व्यक्त की गई है। ये 2 बातें हो गई। एक तो भाषा के संदर्भ में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संकल्प है, वह मैंने आपके समक्ष उसकी मोटी मोटी बातें, मुख्य बातें आपके समक्ष रखने की कोशिश की। इसके साथ जो एक दूसरा पक्ष जुड़ा हुआ है, वह है समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर। अध्याय 11 में समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ने की बात की गई है, बहुविषयकता की बात की गई है।
और इसको आधार देने के लिए भारतीय परंपरा में तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का उल्लेख किया गया है, जहाँ पर जो शिक्षा थी वह एक समग्र शिक्षा थी। वह शिक्षा खानों में बटी हुई नहीं थी और ऐसा भी नहीं था कि एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए किसी सांप सीढ़ी की व्यवस्था की गई हो या कोई ऐसी ऊंची दीवार बना दी गई हो कि उसे लांघना किसी विद्यार्थी के लिए असंभव हो जाए। एक समग्र बहुविषयक शिक्षा पद्धति की जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है और जिसका उदाहरण भी दिया गया है वाणभट्ट की कादंबरी में, जिन 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है उनमें वे सभी विद्या शाखाएं शामिल हैं जिनको हम कला, मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, अभियांत्रिकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के रूप में देखते हैं। तो ये 64 कलाओं में ये सारे जो जीवन के कौशल थे वे सब समाहित थे, जिनको मोटे तौर पर आज हम लिबरल आर्ट्स कहते हैं। तो ये सारे जो हमारी प्राचीन परंपरा की थाती रहे हैं और जिसको हमने अर्जित किया है और जिसके बहुत ही सकारात्मक और सफल परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं, वे आज भी प्राप्त किए जा सकते हैं यदि हम अपनी भाषाओं को आधार बनाकर, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी जो भाषा है, जो उसकी मातृभाषा है, जो उसकी स्थानीय भाषा है, जो जहाँ पर वह जन्मा और पला बढ़ा है, जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, उसको शिक्षा का आधार, शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। स्नातक शिक्षा में बहुविषयकता के सकारात्मक परिणाम मिलने का उल्लेख भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है और यह बात दोहराई गई है कि अनेक स्रोतों से कि जहाँ पर इस तरह के अवसर मिले हैं या दिए गए हैं वहाँ बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और मनुष्य की सभी क्षमताओं, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक तथा नैतिक क्षमताओं को एकीकृत रूप से विकसित करने की ज़रूरत पर बहुविषयकता बल देती है। जिस बहुविषयकता की ओर बढ़ने की बात की गई है उसके पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि जो 21वीं शताब्दी की जो चुनौतियां हैं और जो चौथी औद्योगिक क्रांति देश की दहलीज पर खड़ी है, उसकी ज़रूरतों के अनुरूप बहुविषयकता को बढ़ावा दिया जाना है और आईआईटी जैसे अभियांत्रिकी संस्थानों में कला और मानविकी के साथ समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ने की बात कही गई है। यानी ये दो तरफा होगा। विज्ञान के, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के, इंजीनियरिंग के छात्र कला और मानविकी के विषय सीखेंगे, समझेंगे और कला और मानविकी के जो छात्र हैं वह भी पर्यावरण विज्ञान या फिर जो दूसरे मूल विज्ञान हैं उनके भी पाठ्यक्रम वे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक ऐसी बहुविषयकता को बढ़ावा देने वाले शिक्षा संस्थान स्थापित करने और जो मौजूदा शिक्षा संस्थान हैं उनको बहुविषयक शिक्षा संस्थान के रूप में परिवर्तित करने की बात कही गई है और एक ऐसा पाठ्यक्रम जो बहुत लचीला हो और कल्पनाशील हो, जिसमें बहुत से निकास और प्रवेश के द्वार हों। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक पाठ्यक्रम चुन लिया तो जब तक उस पाठ्यक्रम की मियाद पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको उस पाठ्यक्रम में बने रहना है। अभी मैं कुछ सैद्धांतिक बातें कह रहा हूँ, जब मैं व्यवहारिक उदाहरणों
की ओर बढ़ूँगा तब आप देखेंगे कि ये सारे जो निर्णय लिए गए हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं, वे कितनी आवश्यक रही हैं, कितनी ज़रूरी रही हैं। होता ये रहा है कि बहुत ज़्यादा कठोरता के साथ विद्यार्थियों को किसी एक पाठ्यक्रम को चुन लेने के बाद उसे पूरा करने का दबाव बना रहता था। मैं आपको अब उदाहरण देकर इस बात को समझाने की कोशिश करूं। समझाने की क्या, हम सब समझने की कोशिश करें तो मेरी पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश और मुंबई में हुई है। उत्तर प्रदेश और मुंबई में पढ़ाई लिखाई होने की वजह से उत्तर प्रदेश की अलग व्यवस्था थी, महाराष्ट्र की अलग व्यवस्था थी, और दो राज्यों की व्यवस्था में मेरे जैसे तमाम जो प्रवासी लोगों की संतानें हैं वो कैसे भुगतती रही हैं, इसका एक उदाहरण मैं अपना ही देना चाहूँगा कि 8वीं मुंबई में पास करने के बाद मुझे उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल करने के लिए जाना पड़ा, और वहाँ पर जाते ही 8वीं पास करने के बाद ही मुझसे यह सवाल पूछा गया कि आप आर्ट साइड लेंगे कि साइंस साइड लेंगे। मैं तब तक कोई मन में बना ही नहीं पाया था, और 8वीं की कक्षा के विद्यार्थी से ये उम्मीद कर लेना कि वह अभी से तय कर ले कि वो आर्ट साइड लेगा कि साइंस साइड लेगा। और आर्ट और साइंस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे कस्बे के कॉलेज में वही दो विकल्प मौजूद थे। मुझे नहीं पता था कि मैं आर्ट्स में अच्छा कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं साइंस में अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आर्ट और साइंस में से एक चुनने की मजबूरी आ गई। और इसके बाद मेरी जो उम्र थी निश्चित ही 12-13 साल की उम्र, उसमें मैं कोई निर्णय नहीं कर सकता था। और फिर मेरा निर्णय किया किसने? अभिभावकों ने किया होगा, माता पिता ने किया होगा। और माता पिता भी हमारे अपनी सोच, अपने बौद्धिक स्तर, अपने शैक्षिक स्तर, या अपनी जो लालसाएं हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, जो वो करना चाहते थे और वो ना कर पाए, उन सब के आधार पर मेरे बारे में निर्णय कर लिया। वो मैं हूँ या मेरे जैसे तमाम विद्यार्थी रहे होंगे जो साइंस में बहुत अच्छा कर सकते रहे होंगे, और एक वक्त में वो साइंस में बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन उनको आर्ट्स चुनना पड़ा। इसी तरह से वे विद्यार्थी जो आर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्हें साइंस चुनना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ये चाहते थे, या उनको ये बता दिया गया कि साइंस में संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। और परिणाम ये हुआ कि उन्होंने उस विषय को चुन लिया जिस विषय को चुनने की उस समय उनमें कोई क्षमता नहीं थी, चयन का उनके पास कोई आधार नहीं था। और इसीलिए मैंने आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। फिर ज़िंदगी की गाड़ी बदली, और मेरी ही नहीं, मेरे जैसे लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के जीवन में ऐसे वक्त आते हैं। और हुआ ये कि 10वीं पास करने के बाद मुझे वापस मुंबई आना पड़ा। जब मैं मुंबई आया और उस समय मुझे ये लगने लगा था कि मैं साइंस भी अच्छा कर सकता हूँ, मेरे साइंस में अच्छे अंक भी आए थे। लेकिन जब मैं मुंबई आया तो मुंबई में 11वीं से ये साइड चुनने का विकल्प था, और मुझे 11वीं में चुनने के पहले जो 2 साल मैंने आर्ट साइड पढ़ी थी उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल करते हुए, उसका इतना दबाव था कि मैं साइंस के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और परिणाम क्या हुआ कि मैंने आर्ट्स मुंबई में आकर भी 11वीं में लिया। ये तो रही साइड की बात। और अगर आपने ले लिया, अब ये पता नहीं कहाँ से तय हुआ कि साइंस वाला तो आर्ट्स ले सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला साइंस नहीं ले सकता।
कॉमर्स वाला आर्ट्स में आ सकता है, आर्ट्स वाला कॉमर्स में नहीं जा सकता। ये जो एक तरह से हमने विषयों को वर्गीकृत कर दिया, एक तरह से विषयों की भी हायरार्की हमने बना रखी थी, उस हायरार्की को तोड़ना बहुत ज़रूरी था। और मुझे लगता है कि हमारे नीति निर्माताओं ने इसका बड़ा ध्यान रखा होगा। अब आप एक दूसरी स्थिति की कल्पना करें। मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने बीए में प्रवेश ले लिया। बीए का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का है और उस 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में उसे पहले ही वर्ष में तय करना है कि वो कौन से मुख्य विषय लेगा और कौन से वह वैकल्पिक विषय लेगा। और जो वो मुख्य विषय लेगा, उसी मुख्य विषय को वह अगले 2 वर्षों में पढ़ेगा। अगर इस बीच उसका मन उचट गया उस विषय से, अगर उसे उस विषय में रुचि नहीं रही, अगर वह उस विषय के इतर दूसरे विषयों में रुचि लेने लगा है, तो उसे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी पड़ेगी। और कोई रास्ता अब तक ऐसे विद्यार्थियों के पास नहीं था। मैं फिर एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मुंबई विश्वविद्यालय में और देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में भी, और मुंबई विश्वविद्यालय कह रहा हूँ तो उसका कारण एक ये भी है कि वो देश के आरंभिक विश्वविद्यालयों में एक है। हमने विद्यार्थियों को जो विषय पहले वर्ष में प्रस्तावित कर दिए और विद्यार्थी ने अपनी रुचि से उन विषयों को चुना, या माता पिता के दबाव में उसने उस विषय को चुना, या अपने दोस्त मित्रों के संग साथ के लिए उस विषय को चुना, उसी विषय को उसे 3 वर्ष तक पढ़ना होता था। अगर वह कोई दूसरा विषय बदलना चाहे तो वह उसे बदल नहीं सकता। एक ऐसे ही विद्यार्थी से मेरा परिचय हुआ जिसके भाई ने उसका फॉर्म भरा था और भाई ने जो विषय उसे दे दिया, उसके लिए चुन दिया, उस विषय को 3 साल तक बीए के पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए वह मजबूर हुआ। और उसका परिणाम ये रहा कि वह अगर दूसरे विषय लेता तो वह बहुत बेहतर परिणाम ला सकता था, बहुत अच्छे अंक उसके आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वह मजबूरन उसी विषय को पढ़ते हुए उसने बीए पास किया। स्वाभाविक था कि बीए में उसके इतने कम अंक आए कि उसने आगे पढ़ने के बारे में विचार ही नहीं किया, जबकि वह बीए के दिनों में, यहाँ तक कि वह इंटर के दिनों में बहुत अच्छे साहित्यिक रुझान का, बहुत अच्छी भाषा, बहुत अच्छी वक्तृता उसमें थी, लेकिन चूंकि वह एक विषय की सीमा में बांध दिया गया और उस विषय की सीमा से उसे मुक्ति तब तक नहीं मिली। यह बहुविषयकता का जो प्रस्ताव है वह हमारे विद्यार्थियों को अवसर देता है कि वो यदि इस तरह के चयन में कोई त्रुटि हो गई है तो वह बीच में उसे छोड़ सकता है और वह दूसरे विषय ले सकता है। और तमाम तरह के जो विषय हैं सभी को एक क्रेडिट के ढांचे में, एक क्रेडिट के रूप में बांध देने की कोशिश की जानी है, जिससे कि वह इस क्रेडिट को अर्न कर ले, उसे अर्जित कर ले और अर्जित करके वह क्रेडिट बैंक में जमा कर दे, और जब उसे आवश्यकता हो तो वह इस तरह के विषयों की अर्जित क्रेडिट से वह अपने लिए जो उसे डिग्री की आवश्यकता है वह डिग्री से के लिए ज़रूरी क्रेडिट को वह इनकैश करके वह डिग्री प्राप्त कर ले। तो मैंने आपको 2 अपने बहुत ही निजी उदाहरण देने की कोशिश की, और ये निजी उदाहरण नहीं है, ये हम तमाम विद्यार्थियों की ज़िंदगी के उदाहरण रहे हैं जिनसे हम आज भी रूबरू होते रहते हैं। और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो हमारे देश में बहुत से विश्वविद्यालयों में संचालित हो रहा है, वह जहाँ तक मैंने व्यक्तिगत लोगों से बातचीत करके जाना है कि जिस रूप में उसे होना चाहिए, शायद उस रूप में बहुत सारी जगहों पर वह अभी
नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसी तरह के आयोजनों, इसी तरह की चर्चाओं में जब हम निरंतर बैठेंगे, बातचीत करेंगे और एक एक विषय को लेकर के हमारी क्या कार्य योजना होगी, उस पर हम कार्यशालाएं आयोजित करेंगे, तो निश्चित ही हम कुछ रास्ते निकाल पाएंगे जिससे कि हम इस बहुविषयकता की ओर बेहतर तरीके से प्रस्थान कर सकें। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वह उसके आगे की बात है कि इस बहुविषयकता से, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की नीति से, शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को लागू किए जाने से, भारतीय भाषाओं के अध्ययन अध्यापन, भारतीय साहित्य के शिक्षण और उसके आस्वादन में क्या जरूरी बदलाव आएंगे, क्या परिवर्तन होंगे, क्या हमसे अपेक्षाएं होंगी और उन अपेक्षाओं के अनुरूप हमें कैसे अपने आप को ढालना होगा, कैसे अपने आप को निर्मित करना होगा, अपने को बदलना होगा, इस पर भी विचार किए जाने की ज़रूरत है। मैंने अक्सर देखा है, आप सब ने देखा और महसूस किया होगा कि ऐसे बहुत से लोग हमें मिलते हैं जो विज्ञान, इंजीनियरिंग या व्यावसायिक क्षेत्र की पदवी प्राप्त किए हुए हैं, उन क्षेत्रों में सक्रिय हैं, बावजूद इसके वह भाषा और साहित्य में बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। हम हिंदी साहित्य के अनेक साहित्यकारों के उदाहरण से भी इस बात को देख सकते हैं कि अनेक साहित्यकार हुए जिन्होंने हिंदी विषय के तौर पर नहीं पढ़ा था और हिंदी की कोई उपाधि अर्जित नहीं की थी, लेकिन हिंदी साहित्य, हिंदी कविता, हिंदी कहानी, हिंदी आलोचना में जो उनका योगदान है वह अप्रतिम है। तो अगर ऐसे तमाम लोग, उदाहरण के तौर पर जो आईआईटी से फिजिक्स में एमएससी कर रहा है, केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहा है, उसे बसंत महिला महाविद्यालय या गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय या महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के किसी हिंदी पाठ्यक्रम का चयन करना है। वह चाहता है कि वह अपने उस मेजर विषय के साथ माइनर के तौर पर वह गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी के पाठ्यक्रम को चुने, या कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय के या कर्नाटक यूनिवर्सिटी के कन्नड़ पाठ्यक्रम को वो चुनना चाहता है, या महाराष्ट्र मुंबई विश्वविद्यालय के मराठी या गुजरात यूनिवर्सिटी के गुजराती के पाठ्यक्रम को चुनना चाहता है। अब ये हमें ध्यान में रखना है कि अब तक हमने जो अपना पाठ्यक्रम निर्मित किया था उसका क्या उद्देश्य था, और अब तक लगभग 100 साल से ज़्यादा हो चुका है जब हम हमारे भारतीय भाषाओं के पाठ्यक्रम निर्मित हुए थे। भारतीय भाषाओं के जो पाठ्यक्रम हमने बनाए थे उस समय हमारा क्या उद्देश्य था, और आज भी क्या वही उद्देश्य है? क्या उस उद्देश्य में कुछ नई बातें नहीं जुड़ गई हैं? बदली हुई दुनिया की जो नई ज़रूरतें पैदा हुई हैं, उन पैदा हुई ज़रूरतों के लिए क्या हम अपने पाठ्यक्रम को अद्यतन करने का कोई प्रयास कर रहे हैं? हाँ, एक दौर था जब हम ऐसे मानव संसाधन को निर्मित कर रहे थे, प्रशिक्षित कर रहे थे जो हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान करे, और पूरे देश भर में हिंदी विभाग खुल रहे थे, हिंदी के अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा मिल रहा था। तो स्वाभाविक था कि हमने ऐसे पाठ्यक्रम को बनाया जो अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों को आगे ले जाए और उसे मजबूती से रोजगार पाने की दिशा में तैयार करे। आगे चलकर राजभाषा के रूप में जब हिंदी का विकास हुआ, जब सरकारी कार्यालयों में और कामकाज की भाषा के तौर पर, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को अपनाए जाने पर जोर दिया जाने लगा,
तो हमने उसमें प्रयोजन मूलकता का तत्व जोड़ा और हमने ये मान लिया कि हमने यह जो नया उद्देश्य जुड़ा है, जो नई ज़रूरत पैदा हुई है, उसके अनुसार अपने पाठ्यक्रम को अद्यतन कर लिया है। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है। वक्त आ क्या गया है? अब विलंब हो रहा है कि 21वीं सदी में जो मीडिया का इतना बड़ा बहुआयामी विकास हुआ है और मीडिया की भाषा के रूप में भारतीय भाषाएं और भारतीय भाषाओं में हिंदी को जो प्रतिष्ठा मिली है, हिंदी को जो सम्मान मिला है, हमें ठहर कर सोचने की आवश्यकता है कि हम जिन विद्यार्थियों का निर्माण कर रहे हैं, क्या ये विद्यार्थी मौजूदा हिंदी उद्योग, हिंदी बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित हो रहे हैं? क्या हमारा पाठ्यक्रम इस रूप में अद्यतन हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो आज वक्त आ गया है कि मौजूदा ज़रूरतों और यह जो बहुविषयकता की ओर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से यह जो प्रयाण हम करने जा रहे हैं, उसकी ज़रूरतों के अनुरूप, जैसा मैंने कहा कि कोई एक IIM का विद्यार्थी, कोई एक IIT का विद्यार्थी, कोई एक आइसर का विद्यार्थी, कोई एक NIT का विद्यार्थी, कोई एक फैशन टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी भी हिंदी पढ़ने के लिए आ सकता है। ये बड़ी चुनौती है। गुजराती पढ़ने के लिए आ सकता है, मराठी पढ़ने के लिए आ सकता है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु पढ़ने के लिए आ सकता है। तब हमें ये देखना होगा कि उसकी ज़रूरतें वह नहीं होंगी जो अब तक हम अपने विद्यार्थियों को देते आए हैं। इस दिशा में हमारे विभागों को बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को रेखांकित करना मैंने ज़रूरी समझा और मैं हर मंच से यह बात कहने की कोशिश करता हूँ कि हिंदी विभागों को अपने पाठ्यक्रमों में आमूलचूल परिवर्तन प्रस्तावित करने की ज़रूरत है। 1 विभाग, 2 विभाग, 4 विभाग, और मुझे लगता है कि वंदना जी ने जो यह इतना बड़ा मैराथन आयोजन किया है, इसमें अनेक विश्वविद्यालयों के हिंदी के, संस्कृत के और दूसरी भाषाओं के अध्यापकगण जुड़े हुए हैं। हम सब एक मंच पर आएँ और यह गुरुतर दायित्व महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वहन करे कि वह हिंदी के पाठ्यक्रमों को 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक मॉडल प्रस्तुत करे और हम सब उसमें शामिल हों, सहभागी हों और अपना योगदान दें। हिंदी प्रेमी, हिंदी शिक्षक होने के नाते अब कुछ बातें मैं हिंदी केंद्रित होकर करना चाहता हूँ, और वो ये कि हम हिंदी वाले बड़े आशावादी होते हैं। मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021-20 के अंग्रेजी ड्राफ्ट में कंट्रोल F करके हिंदी को सर्च किया तो पूरे दस्तावेज में केवल एक जगह हिंदी लिखा हुआ मिला है। बाकी संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, फारसी, पाली, प्राकृत आदि का जिक्र है, लेकिन हिंदी केवल एक जगह, और वह विषयों के बारे में जानकारी देते हुए उसका उल्लेख हो गया है। लेकिन मैं आशावादी होने के नाते, हिंदी का प्रबल समर्थक होने के नाते, मैं हिंदी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बहुत बड़ी संभावना के रूप में देखता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय भाषाओं में जो स्थिति हिंदी की है और जो हिंदी का इतना बड़ा बृहत्तर क्षेत्र है, निश्चित ही हिंदी के लिए एक बड़ा अवसर है, और कोई भी बड़ा अवसर
बड़ी चुनौती लेकर आता है। उस चुनौती के प्रति सजग होना भी हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारी हिंदी भाषा है, लोग 1000, 1100, 1200, 2000 वर्ष के इतिहास की बात कर लें या कोई 100 साल, 150 साल के इतिहास की बात कर ले, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन यह जो खड़ी बोली हिंदी है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यह 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत की ज़रूरतों के लिए उठ खड़ी हुई थी। उस समय यही एक भाषा थी, यही भाषा निर्मित हो सकती थी, सामने आ सकती थी, जो उस चुनौती का सामना करे। और आज 2 सदी बाद 21वीं सदी में भी मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी ही 21वीं सदी की जो ज़रूरतें हैं, जो नव उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद के बढ़ते खतरे हैं और उनसे संघर्ष करने की जो भाषा हो सकती है, वह हिंदी ही हो सकती है। हिंदी वास्तव में भारतीय भाषा परंपरा की उत्तराधिकारिणी है। मैंने शुरू में कहा था, और अनेक विद्वानों ने, चिंतकों ने इस बात को दोहराया है कि जो भूमिका 8वीं 9वीं सदी तक संस्कृत की थी, वह भूमिका हिंदी को अपनानी है। उस भूमिका को अपनाने के लिए हिंदी आगे बढ़ चुकी है। हमें देखना है कि कैसे हम हिंदी को इस तरह से समावेशी बनाएं, उसके अन्यान्य रूपों को स्वीकृति प्रदान करें, जिससे वह इस देश की अखिल भारतीय भावाभिव्यक्ति की भाषा बन सके। तो मैं ये मानता हूँ कि यह भारतीय भाषा परंपरा की सच्ची उत्तराधिकारिणी है। यही वो भाषा है जो अखिल भारतीय भक्ति आंदोलन की भाषा थी। वो क्या कारण था कि कोई उड़ीसा में या कोई यहाँ गुजरात में या कोई महाराष्ट्र में बैठा हुआ संत कुछ पद मध्य भाषा में, मध्य देश की भाषा में रचता था, और इस तरह से वह अपनी भावात्मक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने की एक कड़ी हमें दे रहा था। वह हिंदी हमारे नवजागरण के आंदोलन की भाषा भी रही। हिंदी स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा रही। यह आज अंतरप्रांतीय संपर्क की भाषा है, और तमाम आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक, आज तक के तमाम जो परिवर्तनकामी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों की भाषा भी हिंदी ही रही है। और ऐसे में हिंदी की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए हिंदी को अपनी भूमिका चुनने के लिए अपनी चुनौतियों के प्रति भी सजग होना है, और जो आसन्न संकट हैं, जो खतरे हैं, उन खतरों से भी बचाने की आवश्यकता है। हिंदी को जो खतरा मैं महसूस करता हूँ, वह इस रूप में है कि जिस तरह से हमारी शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को महत्व देने के क्रम में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का जिक्र हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि हम लोग मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, इन पदों के चलते हम हिंदी के लिए जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा दायित्व है, जो आज हिंदी को ताकतवर बनाने की हमारे पूर्वजों की प्रेरणा है, जो प्रतिश्रुतियां हैं, उसको भुला न बैठें। इसलिए मैं प्रस्तावित करना चाहता हूं कि हमारी मातृभाषा हमारे बोलचाल की भाषा है। मातृभाषा को अपने मान की भाषा के रूप में हमें सुरक्षित रखना है, बचाए रखना है। मैं अवधी हूँ, अवधी मेरी मातृभाषा है, लेकिन अब हमारी 2 मातृभाषा है, एक अवधी है और दूसरी हिंदी है। मैं इसका पक्षधर हूँ। इसी तरह से हम सभी हिंदी, बृहद हिंदी क्षेत्र के लोगों को यह संकल्प लेना होगा कि हिंदी हमारी
शिक्षा की भाषा बने, शिक्षा का माध्यम बने। अन्यथा हिंदी की जो ताकत है, हिंदी की जो सामर्थ्य है और हिंदी ने जो 2 शताब्दियों तक अर्जित किया है, उस अर्जन से जिस मुकाम को उसे पाना है, वह मुकाम पाने से वह वंचित रह जाएगी। और हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषा और हिंदी भाषा को जो अवसर मिला है, उस अवसर का लाभ उठाने में चूक जाएंगे। बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। लगभग 50-55 मिनट हम लोगों ने बातचीत की है। निश्चित ही इस व्याख्यान के फॉर्मेट में, कार्यशाला में कुछ सवाल जवाब भी होंगे, तो मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मैं एक बार पुनः मुझे इस आयोजन से जोड़ने के लिए वंदना जी का, बसंत महिला महाविद्यालय का और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के उन तमाम लोगों का जो इस आयोजन से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इस परिकल्पना को साकार करने में महती भूमिका निभाई है, और आप सब श्रोताओं का मैं देख रहा हूं कि लगभग 50-55 लोग लगातार, और जैसा कि मैं आखिरी वक्ता हूं आज के दिन का, तो चारों व्याख्यानों में लगभग ये उपस्थिति रही है, क्योंकि वंदना जी ने उस ग्रुप में शेयर किया है और मैंने वहाँ भी जाकर देखा तो लगभग 55-60 लोग निरंतर बने रहे, जो अभी भी बने हुए हैं। तो मैं इस आयोजन की ये एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे अपनी बातें कहने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर।